जब हम उस सर्चिंग में लगे हुए थे तो हमको सारी ये सूचना बैकग्राउंड में तब मिली कि अजमेर में कुछ इस तरीके का चल रहा था, जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग जो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े हुए हैं और वो खादिम समुदाय के हैं, और उन लोगों ने स्कूली छात्राओं को जो कि नाबालिग हैं उन लोगों को अपने मोहपाश में, प्रेम जाल में, इन्फ्लुएंस में लेकर के और उनका देह शोषण किया है, और वो लगातार उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और उनके जरिए और लड़कियों के साथ भी दुराचार में लगे हुए हैं। और पुलिस ने जितनी लापरवाही बरती उससे ये हुआ कि ये लोग, मुलजिम लोग और सभी लोग जो इससे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, वो अपने बचने के प्रयास करने लगे, और जो विक्टिम्स थी उनमें से कुछ ने सुसाइड शुरू कर दिया, कुछ के लोग परिवारजन शहर छोड़ के जाने लगे और स्थिति विकट होती चली गई। जब आपने 3 रिपोर्ट अपनी पब्लिश कर दी, उसके बाद फिर आपने कभी विक्टिम्स का इंटरव्यू किया? या उसमें सबसे बड़ी बात जो थी ना कि ये सारा जो बहुत सी विक्टिम के साथ इन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार में रहते हुए जो लोग इसमें मुलजिम थे वो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी थे, शहर जिला अध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव, ये सब वही लोग थे जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। और गर्ल्स को जब नजदीकी पार्क में बैठे हैं तो उनका पर्स छीन लिया या उनकी चुन्नी हटा ली। अब वो गर्ल्स जब उसको लेने के लिए नजदीक आएगी तो वो फोटोग्राफ्स खींच लिए। अब उस फोटोग्राफ्स को दिखा करके कि यार ये तो तुम्हारे घर पे भेज देंगे, तो गर्ल्स कब चाहती है कि उसके इस तरीके के फोटोग्राफ्स उसके घर वालों को पहुंचे, तो उसको वापस बुलाया कि चल फोटोग्राफ तेरे को चाहिए तो तू चल साथ में। उस दिन उसके साथ जबरदस्ती किया और जबरदस्ती करके फिर फोटोग्राफ्स ले लिए। फिर कहा कि यदि अब तेरे फोटोग्राफ्स यदि तुझे चाहिए या तेरे घर वालों को हम नहीं भेजें तो तू एक सहेली को और लेकर के आ। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप तक ये स्टोरी पहुंची कैसे? 92 वाली देखिए, मैं 1987 से जर्नलिज्म में हूँ और 87 के बाद से लेकर के मैं लगातार अलग अलग बीट्स करता हुआ 90 के आसपास में क्राइम रिपोर्टर हो गया था जी। जब मैं क्राइम रिपोर्टर हो गया था तो मेरा सभी जगह आना जाना था, पुलिस थाने में भी, कोर्ट में भी और सब जगह। तो उस दृष्टि से उन दिनों में राउंड लगाते थे, सब जगह आते जाते थे। 1992 जब आया उससे पहले हम लोगों का एक पत्रकारों का, अजमेर जिला पत्रकार संघ का एक अधिवेशन होने वाला था। तो उस अधिवेशन के सिलसिले में हम लोग बहुत अलग अलग जगह बैठते भी थे, लेट नाइट तक बैठते थे। तो उन्हीं दिनों में एक हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी डोमिनेटिंग एक लीडर थे, वीर कुमार जी। तो उनसे एक रात में मुलाकात हुई चाय की थड़ी पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे को संतू बोला करते थे, तो संतू कल तेरे को एक स्टोरी देता हूँ भैया। उन्हें कहा राज ही बता दो। मैंने कहा 12 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, तो मैंने कहा दिन तो लग ही गया। मैंने कहा और अगले दिन सुबह का, तो नहीं कल बताएंगे। ठीक है। तो बात उस समय आई गई हुई, लेकिन दिमाग में एक चीज आई कि कोई बड़ी स्टोरी है जो वो देने वाले हैं। अगले दिन और उसके बाद हम लोग रूटीन में, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने बताया भी नहीं कुछ ऐसा। लेकिन उस सिलसिले में जब हम राउंड करते थे तो एक सेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा भी था कि कुछ तो बड़ी खबर शहर में चल रही है, तो अपन उसको खोजें। तो जब मैं वहाँ से चलता हुआ, अपने एक गंज पुलिस थाना पड़ता है, जो आप लोग दरगाह गए होंगे तो उधर एक साइड में एक पुलिस थाना आता है, तो मैं गंज पुलिस थाने पे भी गया। तो वहाँ जब गया तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले कुछ कुसूर वसूर टाइप का मतलब इंटरनली वो कर रहे थे। उनमें एक हेड कांस्टेबल थे जो मेरे काफ़ी क्लोज थे। तो उन्होंने मेरे को एकदम साइड में लेकर के और मेरे से जिरोक्स फोटो दिखा करके और कहा कि संतोष जी इनमें से किसी को पहचानते हो गया? और फोटो बड़ी, तो वो मैं एकदम डाउट क्रिएट हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो ये हम बाद में बताएंगे, आप तो ये बताओ ये आपके आसपास कहीं इधर ही रहने वाला है और ये बंदा है। मैं कहा यार मैं तो नहीं जानता इनमें से। तो ठीक है फिर हम आपको बताते हैं बाद में, और वो बात आई गई हो गई। तो जब हम उसी सर्चिंग में लगे हुए थे तो हमको सारी ये सूचना बैकग्राउंड में सब मिली कि अजमेर में कुछ इस तरीके का चल रहा था, जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग जो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े हुए हैं और वो खादिम समुदाय के हैं, और उन लोगों ने स्कूली छात्राओं को जो कि मतलब नाबालिग हैं उन लोगों को अपने मोहपाश में, प्रेम जाल में, अपन जैसे कहें ना कि इन्फ्लुएंस में लेकर के और उनका देह शोषण किया है, और वो लगातार उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और उनके जरिए और लड़कियों के साथ भी दुराचार में लगे हुए हैं। तो इस तरीके का एक बड़ा गिरोह अजमेर में ऑपरेटेड है। तो वो जब हम सर्च कर रहे थे तो उस दिनों में बोले कि जिनमें जो करने वाले लोग थे
वो काफ़ी साउंड थे, कहने का मतलब पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंसेस थे, रिलीजियसली, सोशली, तो उनका एक अलग तरीके का प्रभाव था। और दे ऑल आर वेरी गुड लुकिंग, स्मार्ट, हैंडसम, और सारा उस तरीके का भी था। तो जब ये सारी स्टोरी के लिए ऐसे दिमाग चला तो बात आई गई होगी, हमने दिमाग में रख लिया सारा कि ऐसा है, लेकिन क्योंकि आपके पास जब तक कोई प्रूफ नहीं है तब तक आप क्या ही तो लिखेंगे और क्या है। तो हम उस सर्चिंग में ही थे, तभी पता चला कि पुलिस ने अलवरगेट पुलिस थाने में धारा 151 में 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ओके। और वो जो 4 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनमें 2 संभवतः इसी में से थे जो फोटोग्राफ मेरे को दिखाए गए थे। जी। और 151 सीआरपीसी के तहत यदि किसी को अरेस्ट करते हैं तो सामान्यतः वो शांति भंग और अच्छा। इसके लिए करते हैं। तो जब ये बात आई तो हमने क्रॉस क्वेश्चन किया अपने उन्हीं मित्रों से कि यार ये ऐसे क्या, तो उन्होंने बताया कि ये वो वाला मैटर नहीं है, मैटर तो इनको बंद तो इसलिए किया 151 में क्योंकि हमारे पास कोई विक्टिम नहीं था, और बोले रियली ये केस तो ये वाला है जिसमें कि लड़कियों को दुराचार करके और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा चैन रिएक्शन है, और अजमेर की बहुत सारी लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हैं और कोई भी विक्टिम सामने नहीं आ रही है, और इसलिए ये मामला अंदर ही अंदर सर्च करके और इनको जो भी डिटेन किया उसको कर दिया। हमें जब वो क्लू हाथ लगा तो हमने अपनी अप्रैल की बात है, ये फरवरी में हम मिले ही थे, वो 1 महीना करीब ऐसे निकल गया। 15-1 अप्रैल को, उससे पहले हमने एक अपनी स्टोरी पूरी फाइल करी और डेस्क को दे दी। जब हमने डेस्क को दे दी तो डेस्क ने भी हमसे वही सवाल किया कि यार प्रूफ क्या, 151 में इतनी बड़ी कोई स्टोरी ऐसी बनती है क्या? बोले यार कोई तो प्रूफ होना चाहिए। तो हमने कहा देखो प्रूफ तो यही है कि 151 में इनको अरेस्ट किया, और इसके पीछे सारा किस्सा ये है क्योंकि वो एक्सपोज नहीं कर सकते हैं इस तरीके का, इसलिए इनको शांति भंग के आरोप में अरेस्ट किया हुआ है। यदि आपको जस्टिफाई लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ मिल जाए हमको। जी। फिर 2-4 दिन हमारी जो फाइल करी हुई थी रिपोर्ट वो डेस्क पर पड़ी रही, तब तक हमारे पास किसी ने लिफाफा बंद ये पिक्चर्स दे दी। तो जब वो हमारे पास आ गई तो हमने डेस्क पर पेश करी। यहाँ से फिर वो मामला हमारे संपादक के पास पहुंचा। प्रधान संपादक संभवतः उन दिनों अजमेर में नहीं थे, वो आउट ऑफ अजमेर थे। उनसे टेलीफोनिकली जो भी बात हुई होगी और उन्होंने सारी चीज़ फिर मुझसे जानकारी ली और एक रजामंदी दे दी, बोले नहीं इसको आप पब्लिश करो। तो जो हमारे डेस्क इंचार्ज थे उन्होंने उस चीज़ को फिर पब्लिश करने के लिए लिया। तो हमारे पास 3-4 फोटो आई थी, तो उन्होंने एक साथ 3 फोटोग्राफ्स छाप दिए। उनमें हमने गर्ल्स के चेहरे ब्लर करके, और पहली स्टोरी तो हमारी वैसे ही छाप दी, और उसके बाद सेकंड स्टोरी हमें मतलब उसमें जो पहली स्टोरी जब प्रूफ आ गया तो उन्होंने पहली स्टोरी तो वही वैसे ही छापी बिना किसी फोटो के। लेकिन उसके बाद फिर कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में या उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं हुआ, लेकिन शहर में एक काफ़ी उज्ज्वलता पैदा हो गई, एक आक्रोश पैदा हुआ, और लोग काफ़ी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे और इस तरीके का माहौल। जी। क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड में इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि क्यों 1990 का दौर जो आप जानते हो, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद वाला दौर था। पूरे देश भर में एक अलग तरीके का आंदोलन, सक्रियता, कार सेवकों का दौर चल रहा था 90s का, और रथ यात्राएं निकाली जा रही थी अडवाणी वगैरह को लेकर के। सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट थी, स्टेट में और गवर्नमेंट थी, और इसके अलावा मतलब जो और जो सारी स्थितियां थी वो मतलब बड़ी उद्वेलित होने वाली थी। क्या भगवा का रंग हो रखा था, लोग एक दूसरे से कम्युनलाइज मतलब उस दृष्टि से सशंकित नज़रों से देख रहे थे एक दूसरे को, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, है ना, क्योंकि ये सारे मामले में दोनों कम्युनिटी इन्वॉल्व थी। और सबसे बड़ी बात के दरगाह का जो पर्टिकुलर एक एक विश्वास है वहाँ का, कि जो श्रद्धा और आस्था जिस तरीके के लोगों में है एक सूफीज़्म को लेकर के, क्योंकि पूरे नेशन में और पूरे वर्ल्ड में दरगाह ही है अजमेर की, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की जो दरगाह है सूफी संत हजरत, तो वो उनका एक भाईचारा, सौहार्द, प्रेम और उसका संदेश पूरे विश्व में जाता है। तो वहाँ के लोगों को सभी जने बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ देखते हैं।
और ख़ास तौर पर जैसे हिंदू और धर्म में मतलब पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके प्रति जो एक श्रद्धा और विश्वास होता है, वैसे ही दरगाह में खादिमों के साथ होता है। इन लोगों के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा होती है। दरगाह के प्रति तो है ही है लोगों को श्रद्धा, तो इन लोगों के साथ भी होती है, क्योंकि यही अरदास कराते हैं। आपकी जो भी मन्नत है, दुआ है, आपका कोई शुक्रिया करना है, आपको किसी बात कोई मन्नत पूरी हो गई है, तो यही लोग ख्वाजा साहब तक आपकी अरदास पहुँचाते हैं, आपकी मतलब प्रार्थना पहुँचाते हैं। तो जब ये स्टोरी सामने आई तो सारे लोग बड़े शॉक्ड थे कि इनका इन्वॉल्वमेंट कि क्या इनका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके का है। और फिर स्थिति ये कि कोई भी विक्टिम सामने नहीं थी। पुलिस के लिए ये बड़ी एक स्थिति, चुनौती थी। जैसा पुलिस कहती है कि उनके पास विक्टिम नहीं थी, पर मेरा अपना मानना है कि पुलिस के पास सिर्फ उस समय ही नहीं, उससे पहले भी विक्टिम आ चुकी थी, उनको पास सारी सूचनाएं थी, और उससे पहले भी स्थिति ऐसी थी कि विक्टिम ने खुद जाकर के पुलिस को कहा कि हमारी मदद करो, और उन्होंने नहीं करी। ओके, क्योंकि जब मैं आपको ये कहता हूं कि फरवरी में मुझे वो फोटोग्राफ्स दिखे जिसमें लड़का और लड़की को अश्लील अवस्था में पुलिस वाले देख करके और उन अक्यूज को खोज रहे हैं, तो विक्टिम तो दिखाई दे रही है उनको। तो जब अक्यूज खोज करके उन्होंने 2 जनों को, मान लो उन 4 को जिनको भी 151 में बंद किया, उनमें से 2 तो वही थे, और यदि 2 वो थे तो उनने तो बताया ही था कि यस ये कौन है। तो पुलिस चाहती तो विक्टिम भी बना सकती थी, और उन्होंने सब जब मुलजिमों के नाम लिए कि भाई हमारे साथ और भी ये लोग हैं, तो वो लोग भी पकड़े जा सकते थे। केस को कमजोर करने के लिए तो उन्होंने 151 में ही क्यों बंद किया, पहले और सबको भी कर लेते। तो हुआ ये कि जब हमने पहली खबर छापी अप्रैल में, तो इन लोगों को जितने भी मुलजिम थे उनको साक्ष्य छुपाने का मौका मिल गया, और पुलिस ने जितनी लापरवाही बरती उससे ये हुआ कि ये लोग मुलजिम लोग और सभी लोग जो इससे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, वो अपने बचने के प्रयास करने लगे, और जो विक्टिम्स थी उनमें से कुछ ने सुसाइड शुरू कर दिया, कुछ के लोग परिवारजन शहर छोड़ के जाने लगे, और स्थिति विकट होती चली गई। जब पता चला कि महीने भर तक इस तरीके के अंदर ही अंदर कहासुनी हो रही है और कोई खास एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने फिर वो जो फोटोग्राफ्स हमारे पास थे, मेरे संपादक हैं दीनबंधु चौधरी, उन्होंने फिर बोल्ड निर्णय लिया और कहा कि आप खबर को फोटो के साथ पब्लिश करो। तो फिर हमने मई में खबर फोटो के साथ पब्लिश कर दी, और एक साथ 3 फोटो हमने छाप दी। उससे पूरे राजस्थान भर में, देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। विधानसभा में भी प्रश्न थे, देश दुनिया में सारा वो हुआ। फिर मैंने लगातार 3 खबरें दी। उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने एक फोटो दी और एक खबर दी, और उसमें मैंने लिखा कि ये वाला मामला गुप्तचर पुलिस को तो 5 महीने 6 महीने पहले ही पता चल गया, पता था, और उन्होंने सरकार को सूचित भी कर दिया था। और बाय द वे उन्हीं दिनों में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, और दिग्विजय सिंह उस समय में गृह मंत्री थे। उनका अजमेर आगमन हुआ, और पुलिस लाइन में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनसे जब मैंने इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू में मैंने जब यही बात उठाई कि साहब ये इस तरीके का मामला पूरे संज्ञान में आया है पूरे, और जनता बड़ी आक्रोशित है, एक समुदाय विशेष के लोग समुदाय विशेष की नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरीके के लगातार दुराचार कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और एक चैन बना करके एक सैकड़ों लड़कियों को उन्होंने इस व्यभिचार के रास्ते पर धकेल दिया है। तो क्या ये जो कार्रवाई 151 की गई है वो जस्टिफाई है? तो उन्होंने सीधे वहीं पे डीआईजी, उस समय उमेंद्र भारद्वाज थे, एसपी मिस्टर महेंद्रनाथ धवन थे, तो उनकी तरह मुखातिब होते हुए कहा कि भाई इसका जवाब तो ये देंगे। तो उन्होंने भी वही लाचारी दिखाई कि सब विक्टिम नहीं थी, तो हमने यही ज़्यादा बेटर समझा। वहीं से ही मुद्दा खड़ा होता है, और फिर देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हो तो इस पर फिर से एक बार जांच करा देते हैं या जो है। और उसके बाद वो मामला काफ़ी गंभीर हो गया, टूल पकड़ने लगा, शहर में आंदोलन खड़े हो गए, और जगह जगह बंद प्रदर्शन होने लगे, धरने होने लगे, लोग मुट्ठी तान के निकले भी जो सो कॉल्ड जागरूक लोग थे, और इस तरीके का एक बड़ा हुआ।
उन्हीं दिनों में जब सारी चीज़ें हो रही थी और प्रशासन और सरकार बड़े पशोपेश में था, तब ये बात सामने आई कि साहब आखिर इन मुलजिमों को पकड़ा कैसे जाए। उन्होंने अपना एक शिष्टमंडल बनाया और जिला कलेक्टर उन्होंने अदिति मेहता हुआ करती थी, उनसे मुलाकात करी और मुलाकात करके उनको कहा कि साहब ऐसे लोग जिनकी वजह से पूरे राजस्थान भर में एक आग सी लग गई है, लोग बड़े आक्रोशित हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना है, लोग एक दूसरे को सशंकित नज़रों से देख रहे हैं और कभी कुछ भी क्रिमिनल टेंस हो सकता है, तो क्यों नहीं कि यदि मुलजिम हैं ही हैं और जो फोटोग्राफ्स में भी दिख रहे हैं, तो उन लोगों को तो कम से कम डिटेन करके और आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA में बंद कर दीजिएगा, ताकि कुछ तो स्थिति संभलने आए। और हुआ भी यही कि उसका फिर निर्णय लिया गया और 8 जनों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पकड़ के और बंद कर दिया। अब जो लोग बंद हो गए, उसके बाद भी बहुत से लोग थे जो मुलजिम वो शहर छोड़ के भाग गए और मामला वो हो गया। जो गर्ल्स थी वो अंडरग्राउंड हो गई, जो पेरेंट्स थे वो चले गए बाहर और मतलब मामला बहुत गया। जब ये सारी स्थितियां चली, सरकार ने इंटेलिजेंस से या इनसे जहां भी से भी रिपोर्ट मांगी, तो चूंकि उस समय में इससे जस्ट पहले जब यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब ये एक्सपोजर हुआ, क्योंकि ये बात तो बाद में सामने आई कि ये मामला तो 90s से चल रहा था, 92 में तो एक्सपोज हुआ और ये अपराधी लोग तो 90 से पहले से ही इस तरीके की कृत्य में लिप्त थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। अशोक गहलोत की सरकार में रहते हुए जो लोग इसमें मुलजिम थे वो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी थे, शहर जिला अध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव, ये सब वही लोग थे जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। तो जब ये इन्वॉल्व थे तो नेचुरल है कि उस समय की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो भी अपन इसे यूं ना समझ के यूं समझे कि ब्यूरोक्रेसी थी, तो ब्यूरोक्रेसी पर पिछली सरकार का एक बहुत बड़ा प्रेशर था और मे बी के उस समय तक, क्योंकि अशोक भैरव सिंह जी की सरकार बने बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था और हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में शिफ्टिंग भी नहीं हुई हो, है ना। तो उन पर प्रेशर था, तो उन लोगों ने इस मामले को लीपापोती करने का प्रयास किया और उन्हीं लोगों ने भैरव सिंह जी की सरकार तक, क्योंकि अपन जैसे मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण और इसके प्रति बड़ी सशक्त और वो होती है, तो उनको तो बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहिए था, फिर वो क्यों ऐसे शिथिल पड़े। लेकिन सरकार के पास यदि मैसेज ही अपनी ब्यूरोक्रेसी से इस तरीके का जाए कि साहब यदि इस तरीके के मामले को एक्सपोज करेंगे तो अजमेर में बहुत बड़ा क्रिमिनल टेंस हो सकता है, और स्पेशली इसलिए कि क्योंकि ये मामला छात्राओं से जुड़ा हुआ है और कुछ केसेस ऐसे जो अनजस्टिफाई हैं कि भाई इन्होंने सुसाइड क्यों किया, वो कहीं से भी किसी भी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा। एक अच्छी फैमिली की लड़की सुसाइड कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसको जोड़ के देख रहे थे कि भाई अनजस्टिफाइड सुसाइड होने लगे, तो बोले बहुत सी लड़कियां हैंग हो जाएंगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा, तो बेटर होगी। उन्होंने ऊपर रिपोर्ट ही ऐसी दी, तो भी भैरव सिंह जी का थैंक्स है कि उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई कोई मुलजिम बचना नहीं चाहिए और पीड़िताओं के साथ उनको रिलैक्स मिले, उनको सुरक्षा प्रदान हो। और उनका ये कहना हुआ और नीचे वाले जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे उन लोगों ने इस मामले को इस तरीके से हैंडल किया कि जो मुलजिम आ रहे हैं सामने उनको तो कर लो, बाकी उसके आगे का सब इन्वेस्टिगेशन छोड़ दो, और जो पीड़िताएं यदि उनमें से कोई को बना सकते हैं तो बना लो, लेकिन विक्टिम तो वो भी नहीं बना पाए। अल्टीमेट ये हुआ कि भैरव सिंह जी को 30 मई, मुझे अच्छी तरह याद है, 1992 उन्होंने ये सारा मामला CID-CB को सौंप दिया। और जब CID-CB को ये मामला सौंपने की घोषणा भैरव सिंह जी ने वहां पर करी, उसी दिन अजमेर जिला पुलिस ने इस मामले में पहली FIR दर्ज करी। और उसके फर्स्ट IO मिस्टर हरि प्रसाद शर्मा को बनाया गया, जो उन दिनों में प्रशिक्षु IPS थे। और उन्होंने जो फर्स्ट FIR लिखी उसमें उन्होंने यही लिखा कि मुझे सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय और आला अधिकारियों के हवाले से ये जो दिया गया है टास्क, उसके तहत मैंने अपनी छानबीन में ये पाया है और उसमें ये
मिला है कि मुझे एक समुदाय विशेष के लोग मतलब इस तरीके की छात्राओं के साथ चैन मतलब वो कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो फोटोग्राफ्स आए हैं वो बड़े अश्लील हैं और उसमें ऐसा ऐसा है, ये है वो है, और एक ये बड़ा ग्रोह होने की संभावना है जिसकी जांच हो रही है। तो मतलब फर्स्ट एफआईआर में जो 30 मई को दर्ज हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट आईओ ने पिछले 2-3 महीने में करी, क्योंकि मेरी फर्स्ट स्टोरी अप्रैल में छप गई थी और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, तो 1.5-2 महीना तो ये मिल ही गया। और जो मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे को पुलिस थाने में जो इंटरनल सुगबुगाहट दिखी थी वो तो फरवरी और उससे पहले की थी, बिल्कुल। तो मींस पुलिस की नोटिस में वो आ गया था। तो जब मुझे बाद में नोटिस आया कि वीर कुमार जो थे, जिनकी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के उमाशंकर जी हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के वो फोटोग्राफ्स डीआईजी ओमेंद्र भारद्वाज तक पहुंचाए थे और उनको कहा था कि इस तरीके का एक ग्रोह सक्रिय है, यदि आप समय रहते इनको चेकआउट कर लें, अदरवाइज फिर ये मैटर हम लोग हैंडल करेंगे। क्योंकि वो हिंदूवादी संगठन से थे, इसलिए पुलिस प्रशासन थोड़ा सतर्क था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद उन दिनों में चरम पर था, तो अजमेर में किसी तरीके का इस तरीके का क्रिमिनल कुछ ना हो, इसलिए उन लोगों ने इसको वो समझा और वो समझने के बाद उन्होंने मामले को बड़ा गंभीरता से लेने की बजाय इस तरीके से गंभीरता से लिया कि ये गोपनीय तरीके से जांच होकर मैटर एंड हो जाए, और वही हुआ, वही रिपोर्ट ऊपर पहुंचाई गई। इसलिए तब तक ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना कुछ हुआ। और अल्टीमेट ये रहा आखिरी में जाकर के कि जब ये मैटर लगातार चलने के बाद इतना उछला और ये हुआ, आंदोलन होने लगे, वकीलों ने वो कर दिया, तब कहीं जाके सीआईडी सीबी 30 तारीख को अजमेर में आ गई और उन्होंने केस हैंडल कर लिया। मिस्टर एन के पाटनी उस समय के अधीक्षक होते थे, पुलिस अधीक्षक, और उनके साथ करीब 15-16 जनों की टीम, जिसमें सीआई, डीवाईएसपी और लेडीज पुलिस और वो सारे लोग थे। क्योंकि मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो दौर 90s का दौर था। उस समय में किसी तरीके का टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और किसी तरीके की स्थिति हो। तो जब सीआईडी सीबी अजमेर में आई तो उनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी कि वो तुरंत सारी चीज़ों को वो कर सकें। तो उनको इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए सबसे पहले मुझसे भी बात करनी पड़ी और शहर में उन लोगों से भी चर्चा करनी पड़ी जिन लोगों को थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज थी। तो मिस्टर एन के पाटनी ने मेरे को बुलाया, सर्किट हाउस में मीटिंग हुई, वो सारे लोग इस तरीके से बैठ गए, मुझसे स्टोरी सुनी कि आपने कैसे इसको, जैसे आप लोग सुन रहे हो कि भाई कैसे एक्सपोज हुआ, क्या हुआ, कौन कौन लोग हो सकते हैं, क्या हैं। तो जो हमने लिख चुके थे हमने उसी तरीके से उनको सारा बता दिया। फिर उन्होंने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपस में तय किया। उनके पास भी पूरा बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से वो विक्टिम तक पहुंचे और विक्टिमों को ये जस्टिफाई करें कि वो उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से आए हैं, अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपना मुंह खोल सकती हैं। उनकी फैमिली को इस तरीके से सेटल करें, कन्विंस करें कि भाई अब उनके साथ गलत नहीं होगा, तब कहीं जाकर के विक्टिम उनके पास आएंगी। तो सीआईडी सीबी को उन तक पहुंचने के लिए भी वही तरीके के कई छद्म तरीके अपनाने पड़े। बिल्कुल। क्योंकि यदि पता चले कि एक घर में 3 बहनें हैं और उनमें से कौन सी बहन के साथ इन लोगों का दुष्कर्म हुआ है, तो वो कैसे पता चले जब तक कि कोई सामने ही आकर के ना कहे नहीं यही है, यही नाम है, ऐसा है। तो इसलिए उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने भी वही कॉलेज वाले, स्कूल वाले, पोस्टमैन वाले अलग अलग सद्दम तरीके अपनाए ताकि उसका नाम लेकर के पहुंचे। और उनको वो नाम भी जब उन्होंने मुलजिमों को पकड़ा, उनसे कुछ नाम आए, उसके बाद उन लोगों को लिया तो उनके साथ और सराउंडिंग नाम आए कि कौन लोग कहाँ से निकलते थे, कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे, कौन कौन साथ होते थे। तो एक बड़ा सर्किल बनता चला गया। तो जब ये सीआईडी सीबी ने इन्वेस्टिगेशन करके और इसको वो करा तो पता चले कि उस समय में सैकड़ों लड़कियों के नाम उनके पास आए। अच्छा। और उनमें से लगभग 30 लड़कियों के पास तो सीआईडी सीबी पहुंच करके और उनको कैमरा ट्रायल के लिए अपने पास
कन्वेंस करके लाने में सफल हो गई। तो सीआईडी सीबी ने भी बड़ा अंदर घुस करके और इस तरीके से बच्चियों को लेकर के आए, मुलजिमों को ट्रैक किया, ये किया और गवाह बनाए, साक्ष्य बनाए, मौके पर गए और सारा इसको रिकॉर्ड पर लेकर के आए। जब ये रिकॉर्ड पर आया तो रिकॉर्ड पे लाने के लिए भी कई प्रेशर थे, अलग अलग तरीके के सोसाइटी के भी प्रेशर थे, पॉलिटिकल प्रेशर थे और सारा, और उनके पास किसी भी तरीके का टेक्निकली सपोर्ट नहीं था कि वो काम को एकदम टकाटक टाइप वाइप करके और वैसे करके ले लें। टाइपराइटर पे टाइप करना होता था, उससे पहले हैंड राइटिंग से के बयान लिखने होते थे। आप सोचिए कि किसी एक लड़की का बयान चल रहा है तो 6-6, 7-7 दिन तक तो उसका बयान ही चलेगा, हाथ से लिखा जाएगा, फिर साथ में टेप होगा, टेप भी यदि उसका विजुअल ले रहे हैं तो वो भी छद्म तरीके से होगा, हाँ, कि उसको ये मालूम भी ना हो कि भाई तेरे को कैमरे पे ही सारा शूट कर रहे हैं। फिर वो जिस तरीके से भी अपने बयान दे रही है, फिर दे रही है, उसके बाद फिर उसके बयान 161 के दर्ज हुए जो पहले कहा सुना, फिर 164 के बयान दर्ज हुए जो मजिस्ट्रेट के सामने हुए, उसके बाद वो रिकॉर्ड पर आया, रिकॉर्ड पर आने के बाद उन लोगों को ट्रैक किया गया जो उन्होंने नाम बताए, फिर उन लोगों को इस तरीके से हुआ। तो जो निकल के स्टोरी उस समय फिर सामने आई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा वो था कि सबसे पहले जब ये चल रहा था लंबे समय से, तो ये जो मुल्जिम लोग थे उन दिनों, चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, कलर फिल्म और कलर फोटोग्राफ्स का जमाना भी नहीं था, है ना। उस समय कोडेक की एक कलर फिल्म आया करती थी, वो पूरी 130-40 फिल्म नहीं बनती थी, कैमरे भी बड़े कॉस्टली होते थे और उनका धुलाई और भी ज़्यादा कॉस्टली होता था। वो अजमेर में तो मतलब संभव नहीं था उससे पहले, 90s से पहले, तो उसके लिए जयपुर और फिर उधर उधर भी जाती थी धुलने। लेकिन उस समय तक अजमेर में एक कलर लैब, अजमेर कलर लैब इस्टेब्लिश हो चुकी थी जहाँ पर ये कलर प्रिंटिंग धुलता था। तो जो मुस्लिम लोगों ने ये इस तरीके से जो छुप करके गर्ल्स के फोटोग्राफ्स बनाए थे, वो उन्होंने उस कलर लैब पर धुलने के लिए दिए। जब वो धुलने के लिए दिए तो वहाँ पर जो मैनेजर था, क्योंकि वो कलर लैब पार्टनरशिप में थी, तो घनश्याम भूरानी करके एक उनका जो वो था, ऑनर था, वन ऑफ द पार्टनर, है ना, लाइक ऑनर, वो उस फोटोग्राफ की रील को लेकर के अपने मैनेजर को दिया। मैनेजर था उस समय हरीश तोलानी। हरीश तोलानी ने वो रील डेवलप करने के लिए अपने डेवलपर को दी। वो था पुरुषोत्तम उर्फ बैसली उर्फ वबना, ऐसे करके, जिसको एक आरोपी बना, जिसको एक आरोपी बना दिया बाद में। तो उसको जब ये रील डेवलप करने के लिए दी, तो उसने जब रील डेवलप किया तो देखा कि इसमें तो बड़ा विवत्स मामला है, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ अनैतिक कृत्य हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है और एक साथ 2-2, 3-3 लड़के उन लड़कियों पे अकेली पे झूल रहे हैं। तो जब उसने देख करके आकर के अपने मैनेजर को कहा कि भाई ये तो इस तरीके की स्थिति है, तो मैनेजर भी शॉक्ड था, लेकिन वो मैनेजर उन सारे मुलजिमों को पहचानता था अच्छी तरीके से और उसमें से कुछ गर्ल्स को भी पहचानता था क्योंकि शहर का ही रहने वाला था। तो उसने कहा कि एक काम कर, एक एक प्रिंट मेरे लिए भी बना दे। और जब खुद के लिए एक एक प्रिंट मांगे तो जो डेवलपर था उसने भी अपने लिए एक एक प्रिंट बना लिए और वो एक एक प्रिंट 2 प्रिंट हो गए और एक प्रिंट कस्टमर को देना था तो 3 प्रिंट हो गए। तो 3 प्रिंट इस तरीके से वो एक रील से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद मैनेजर ने अपने पास सारे प्रिंट रख लिए। जो प्रिंट कस्टमर को देने थे वो उसने वापस अपने उनको ऑनर को दे दिए, उसके थ्रू कस्टमर के पास पहुंच गए, विद रील पहुंच गई। और एक प्रिंट ये जो पुरुषोत्तम और बैसली जॉन वबना है उसने ले जाके अपने घर पे रख लिए। ये जो एक लड़का था जो डेवलपर था, उसके मन में उस दिन ही कहीं पर किसी तरीके का ऐसा विचार आया था कि ये मामला गलत हो रहा है अजमेर में और इसकी सूचना प्रशासन या पुलिस तक जानी चाहिए। उस बंदे ने वो फोटोग्राफ उस इरादे से ले जाके घर रखे थे और उसने अपने एक पड़ोसी जो आर्किटेक्ट था देवेंद्र जैन, उसको किसी समाऊ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो आर्किटेक्ट था तो उसके घर में डोविनियर वगैरह बताते हैं कि पड़ी रहती थी। और उसने देखा कि यार वो जब उसमें फोटोग्राफ्स देखता था बिकनी के और उसके इस तरीके के रूम शॉट के शॉट, तो बोले ये क्या देख रहा है तेरे को फोटोग्राफ, असली मैं दिखाता हूँ। उसने वो फोटोग्राफ्स ला करके और उनको दिखाए दिए। जब उन्हें देखे तो वो शौक था। फिर उसने ये भी कहा कि यार ये गलत हो रहा है और तुम इसको अपने, उनके कोई रिलेटिव है देवेंद्र जैन के, कि तुम अपने उन रिलेटिव के माध्यम से जो वकील हैं सम राजेश जैन या समथिंग, बोले उनके माध्यम से इसको प्रशासन तक या कहीं तक पहुंचा दो या वीर कुमार जी तक पहुंचा दो ताकि लोगों को ये सूचना रहे। तो बताते हैं देवेंद्र जैन फोटोग्राफ्स को लेकर के गया भी था
कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस समय उनके जो रिलेटिव थे वो कहीं बीमार होंगे, और वो बीमार होने के कारण उन्होंने कहा यार देख मैं तो अभी वो नहीं कर सकता, लेकिन वीर कुमार को ये पहुंचा दो। तो उसने क्या किया, देवेंद्र ने कुछ फोटोग्राफ्स डायरेक्ट मीडिया में भेज दिए। उन दिनों में कोई मीडिया की छोटे अखबार भी थे, मीडिया पर्सन उनकी दोस्ती थी, उनको भेज दिए, और कुछ फोटोग्राफ्स उसने वीर कुमार जी को दे दिए। तो वीर कुमार जी को दिए हुए फोटोग्राफ्स पुलिस डीआईजी के माध्यम से सर्कुलेट होकर के मुलजिमों को अरेस्ट करने के काम में लग गए। और जो फोटोग्राफ्स मीडिया के पास पहुंचे, उस समय अजमेर में और भी 2-1 अखबार थे जो फोर्टनाइटली थे या डेली थे। नवज्योति इज द वन लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर जिसमें मैं काम करता था। तो तब तक मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं आया था, लेकिन जिन दूसरों के पास फोटोग्राफ्स आए थे उन लोगों ने उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन विक्टिम तक अप्रोच किया। ओके। और उनको अश्योर किया कि हम इन मुलजिमों से तुम्हारा जो भी है बचाव कराने की कोशिश करेंगे, तुम हमें लिख करके दे दो। ओके। ताकि हमें जरूरत पड़ी तो हम खबर में भी काम में ले सकें। और फिर जब सूचना मिलती है, ये जो सूचना आई है ये बाद में सीआईडी सीबी की इन्वेस्टिगेशन में आई है। जो चीज मुझे आशंका पहले से थी कि पुलिस की इंफॉर्मेशन में सब कुछ आ चुका है, तो जब सीआईडी सीबी ने जांच करके मुझे बताया कि भाई ये तो उन लोगों के पास पहुंच चुके थे, और वो लोग समाहू मुलजिमों से मिलकर के इस मामले को सेटल करके बैठ गए, उन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया। ओके। ये सब कांग्रेस के समय का ही, ये सब उस पीरियड में हो गया ये सारा। तो जब ये सब चीज हो गया और सारी बात हो गई, तो नेचुरल है कि मुलजिमों को पता चल गया, मुलजिमों ने लड़कियों को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और ज्यादा स्थितियां खराब हो गई। जब अपने पास खबर आई और फिर फोटोग्राफ जब आया, जब हमने छापा, उसके बाद ये सारी चीजें एकदम एक्सपोज हो गई, और फिर तो एक के बाद एक स्टोरियां चलती रही। ओके। ये हुआ। आपने कितनी विक्टिम से बात की और किस उस समय में जब मैं ये खबर छाप रहा था, जब मैं पब्लिश कर रहा था, उस समय कुछ विक्टिम्स तो चल के आई आकर के, और मुझसे कहा कि भाई देखिए आप मत छापिएगा, आप यदि छाप देंगे तो हमारे घर वालों को हिंट मिल जाएगा कि हम ही हैं, है ना। क्योंकि उस समय जब ये धारा प्रवाह चल रही थी, किस्त वाइज स्टोरी चल रही थी, कि उन लोगों के बयान भी हो चुके थे 161 के, 164 के, लेकिन उनको डर था कि यदि हमारी स्टोरी सामने आई तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। तो विक्टिम उससे पहले विक्टिम जैसे ये जो भी आप लोग जिनसे मिल के आए हो या ये आए हो, ये सारा चीजें उसके बाद शुरू हुई। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो सारा एक मतलब फोटोग्राफ्स और पुलिस और उसके थ्रू चल सेकंड गया। पर्सन। जब आपने 3 रिपोर्ट अपनी पब्लिश कर दी, उसके बाद फिर आपने कभी विक्टिम्स का इंटरव्यू किया या? नहीं, उसके बाद तो उन लोग चल के ही आए ना मेरे पास। ओके। आए, उनका किस इंटरव्यू तरह की किया। डिटेल्स उन्होंने आपके साथ शेयर की, टॉर्चर के बारे में या ब्लैकमेल? वो ऑलरेडी सारी पेपर पे आ चुकी थी, उसके वो बारे मेरे में पास ऑलरेडी, हाँ मेरे क्या? पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि किसके साथ क्या क्या किया है। उसमें सबसे बड़ी बात जो थी ना कि ये सारा जो बहुत सी विक्टिम के साथ इन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, बहुत सी के साथ। इनको बेसिकली वो करते क्या, उनका किस तरीके से जो हाँ वो थी, वो ये थी कि भाई पहले वो एक आपसे एक अलग तरीके का रिश्ता कायम करते थे। मतलब जैसे एक गर्ल है, उस गर्ल की अपनी कोई नीड है, उसका एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड को पहले उन्होंने किसी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, और उसने कभी बताया कि यार मेरे साथ एक और जो फ्रेंड है मेरी, वो पॉलिटिकली कुछ बनना चाहती है। तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि सब कांग्रेस में पदाधिकारी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है यार हमारे को महिला कांग्रेस में जरूरत है, बोले ठीक है मिला दे। हाँ। अब उस गर्ल्स को ये मिला दिया, गर्ल्स मिलने आ गई, उससे कहा भाई तुम्हारा फॉर्म भरेंगे, तुम्हारे फोटोग्राफ्स दे दो, तुम्हारा ये बनना है, गैस सिलेंडर आप दिला चलो देंगे। तुम्हें ये कर देंगे। मतलब वो अलग अलग तरीके से। और कई बार इन्होंने क्या है कि बर्थडे मनाने के चक्कर में लेके चले गए फार्म हाउस पे आपस में। फिर वो अलग अलग जैसे फ्लर्ट करने के तरीके नहीं होते कि आप तो मेरी मतलब फलानी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह लगती हो, उसको आपको देख के तो एक दोस्ती काटने की कोशिश करना। और गर्ल्स को जब नजदीकी पार्क में बैठे हैं तो उनका पर्स छीन लिया या उनकी चुन्नी हटा ली। अब वो गर्ल्स जब उसको लेने के लिए नजदीक आएगी तो वो फोटोग्राफ्स खींच लिए। अब उस फोटोग्राफ्स को दिखा करके कि यार ये तो तुम्हारे घर पे भेज देंगे, तो गर्ल्स कब चाहती है कि उसके इस तरीके के फोटोग्राफ्स उसके घर वालों को पहुंचे। तो उसको वापस बुलाया कि चल फोटोग्राफ तेरे को चाहिए तो तू चल साथ में। उस दिन उसके साथ जबरदस्ती किया और जबरदस्ती करके फिर फोटोग्राफ्स ले लिए।
फिर कहा कि यदि अब तेरे फोटोग्राफ्स यदि तुझे चाहिए या तेरे घर वालों को हम नहीं भेजें तो तू एक सहेली को और लेकर के आ। अरे मतलब ये जो चैन बनी वो इस तरीके से बनी। और साथ में खुद लोग जो मुलजिम लोग थे वो भी आशंकित थे कि उनको भी कहीं ना कहीं ट्रैक कर लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के भी फोटो लिए। अच्छा, हाँ, ताकि इस बात वाला ब्लैक अपनी बात को उजागर नहीं कर सके। तो ये एक किस्सा चला, उन्होंने एक दूसरे के भी फोटो ले लिए और वो कर लिया, तो बात ढकी की ढकी रह गई। इसमें दो अलग अलग तरीके के चैन्स थी, एक ग्रुप नीचे काम कर रहा था, एक ग्रुप ऊपर काम कर रहा था। जो ऊपर वाला ग्रुप काम कर रहा था वो उससे भी ऊपर एक अपना सर्कल चलाता था। कैसे मतलब जैसे एक निचले स्तर के कुछ मुलजिम हैं जिनके फोटोग्राफ्स इन तक आए, उसमें अलग अलग 5-7 जनों के नाम है। उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल लीडर जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे उनके नाम आए। उन 5-7 ग्रुप के बाद फिर उससे ऊपर का भी कोई ग्रुप जिनको उन्होंने सप्लाई किया हो या जिनके आगे कड़ी जोड़ी हो, उनके भी नाम थे। लेकिन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन में वो चीज सामने नहीं आ पाई, ना ऊपर वालों के ना यूथ कांग्रेस ना यूथ कांग्रेस की तो आई जो जहां तक थी वहां तक दिखी, उसमें आगे क्या था वो नहीं दिखी। ओके, है ना। और जो लोग यदि वाकई सामने आ सकते थे उनको रिकॉर्ड पे ही नहीं लिया गया। गर्ल्स बाद में एक बार बयान 2 बार बयान देने के बाद सब हॉस्टाइल हो गई। उनमें से 1 या 2 को सीआईडी सीबी ने बड़ा भरोसा दिला के रखा जो अपने बयानों पर कायम रही, अदरवाइज तो ये केस कभी कहीं खत्म हो जाता। इसमें ये जो आरोपी दरगाह से जुड़े हुए हैं इनका मतलब दरगाह का किस तरह का प्रभाव था उस केस पर? मतलब कोई प्रेशर की ये लोग, जैसे आरोपी बहुत सारे दुबई चले गए, पाकिस्तान चले गए, अफगानिस्तान चले गए, ऐसे ऐसे देशों में भागे हैं यहाँ से लोग। वो जो आप टाइम पीरियड बोल रहे थे उस टाइम पीरियड में, जैसे एक तो अभी भी फरार है, अलमास महाराज करके नाम है उसका। वो बताते हैं उस समय से ही वो न्यू जर्सी अमेरिका में था। वो जब भी यहाँ था वो इन गर्ल्स के साथ व्यभिचार करता था। और मे बी के उसके यहाँ जुड़ने के साथ ही जो पॉर्न फिल्म वाला जो काम था जिसमें वीडियोग्राफी वाली जो बात है वो उसी से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि वो इस तरीके की गर्ल्स के पिक्चर्स लेकर के और वो वहां पर ले जाता हो और वहां पर वो उनको वो करता हो। इसलिए पुलिस ने इसमें 2-1 वीडियो कैसेट्स भी बरामद किए हैं। ओके, हाँ, मतलब सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, वीडियो भी बनाई गई गर्ल्स के न्यूड फोटोज वगैरह को लेकर। बहुत सारा एविडेंस भी नष्ट किया पुलिस ने उस समय जो समय मिला और पुलिस की नोटिस में भी आ गया कि भाई फलाने लैब में ये धुली है, उस पर छापा मार के जो चीजें बरामद की जा सकती थी, जैसे हरीश तोलानी के पास फोटो थी, बबना के पास फोटो थी। हालांकि रिकॉर्ड पर तो ये भी आया कि बबना के पास जो फोटोग्राफ्स थी और देवेंद्र जैन के पास जो फोटोग्राफ्स थी उसको लेने के लिए मुलजिम सारे उसके घर अटैक करने गए। अच्छा, उसके ऊपर अटैक किया, उससे फोटोग्राफ्स लिए और उनको डिस्ट्रॉय किया। यानी कि उनको इतना समय मिल गया, उनको ये भनक मिल चुकी थी कि पुलिस पूरी सक्रिय हो रही है और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। उससे पहले ही उन लोगों ने अपने जितने साक्ष्य मिटा सकते थे मिटाए, और बहुत से पुलिस की नॉलेज में आने के बाद मिटा दिए गए। जैसा उस समय सीआईडी सीबी ने नोटिस में लाया था कि यार पुलिस ने अपनी मौजूदगी में ही साक्ष्य जला दिए। जैसा मेरे साथ हुआ, मुझे डीआईजी ओमेंद्र भारद्वाज ने उस समय बुला करके ये कहा था कि संतोष जी, अजमेर की गंध है, इसको यहीं पे गड्ढा खोद के गाड़ने दीजिएगा, इसको एक्सपोज मत कीजिएगा वरना बहुत गलत हो जाएगा। तब मैंने कहा साहब मैं न्याय नहीं दे पाया, मैं एक जर्नलिस्ट, यदि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया इस बात को तो मैंने कहा कोई और करेगा, मामला तो उगड़ेगा, तो क्यों नहीं यदि ये मेरे को ऐसा मौका मिला है तो मैं ही इसको एक्सपोज कर पाऊँ। तो फिर मैंने अपनी खबरें लिखी और जो खबरें लिखी वो आज भी इंटैक्ट, उसके बाद 35 साल गुजर गए, वो अक्षर से वहीं से ही चल रही है। जिस तरीके की लिखी गई, जो सोर्सेज, जो फील्ड में मुझे जो ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पे हमने खबरें लिखी थी। जो साक्ष्य मिले वो उससे मैच खाते थे, जो एविडेंस पुलिस का था वो उससे मैच खाता था, और वो उस तरीके से वो लिखा। विक्टिम का जहां तक आप कह रहे हैं ना सवाल पहुंचने का है, विक्टिम सारी नोटिस में थी। लेकिन वही वाली बात है, यदि ये चीज मीडिया में जाने के लिए विक्टिम या तो खुद चल के आए, और आप यदि पहुंच करके उसके पास आते हो और वो ये मानती है कि भाई ये छप जाएगी, वो हैंग हो जाए, तो फिर उसके लिए आप क्या कर। तो बेटर है कि ठीक है जो भी साक्ष्य वो फोटोग्राफ पर रही, और फोटोग्राफ्स के आधार पे विक्टिम को हम पहचान रहे हैं कि भाई ये विक्टिम है। ठीक ठीक ठीक, तो वो वाली बात। ओके, उसके पहले अजमेर में इस तरह का कोई क्राइम, मतलब उस समय का माहौल कैसा था शहर का? शहर का माहौल उस दौर में तो मतलब इस अपराध के बाद तो स्थिति ये हो गई कि लोग मतलब अपने बच्चों की शादी
करने तक से भी कतराने लगे। गर्ल्स के साथ रिश्ता करना है तो वो पहले मेरे पास भी आते थे दफ्तर पूछने कि भाई ये गर्ल्स कहीं उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, Oh my God. आपके पास जो सूची है उसमें कोई नाम तो नहीं है। सैकड़ों के स्कूल और हाँ स्कूल और कॉलेजों में टीचर्स ने मतलब आप देखिए ये निकल के जो बात आई बाहर सोसाइटी में कि कैसे क्या हो रहा है। जब ये सुसाइड के केस हुए, अब किसी स्कूल की गर्ल्स ने सुसाइड किया तो नेचुरल है उसकी असेंबली में वो बात रखी जाएगी कि भाई अमुक लड़की ने आज सुसाइड कर लिया, उसके लिए हम शोक संतप्त हैं। लेकिन अब उसने सुसाइड क्यों किया इसके लिए उनकी कुछ क्लासमेट्स और नजदीकी गर्ल्स को बुला के पूछा जाएगा कि क्या उसका किसी तरीके से गलत वो तो नहीं था, वो क्यों नर्वस थी या क्या वो उदास रहती थी या किस तरीके से घर में कोई मारपीट तो नहीं हुई। मतलब वो सारी चीजें उनसे जानकारी ली गई, फिर उनकी फैमिली से जानकारी ली गई, फिर गर्ल्स को अवेयर किया गया। जैसे भी जिसने भी सूचना दी कि नहीं हुआ उसको उसके साथ जाते देखते थे या वो इस तरीके से डरी हुई थी या फलाना था, तो वहां से ही तो ये चीजें निकली कि इस मामले में ही इन लोगों ने सुसाइड किया। बिल्कुल, अदरवाइज कहाँ से आती। फिर हर स्कूल कॉलेज के बाहर एक अलग तरीके से वो लगाए जाने लगे, पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह। अब मतलब कई चीजें बाद में हुई वो तारा। तो उस समय का एक एनवायरनमेंट बड़ा अजीब तरीके से था। देखिए सोसाइटी में कौन सी गर्ल्स किस अपराधी के साथ मिल चुकी है या उसके साथ कब शोषण हो गया है ये सब एक दूसरे को भी पता नहीं था। बिल्कुल। मेरे घर में ही यदि मेरे कोई बहन बेटी किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो मैं मुट्ठी थान करके कैसे बाहर आ सकता हूँ जब तक मैं अश्योर ना हो जाऊं कि मेरे घर पूरा पाक साफ है। तो इसलिए सोसाइटी के लोग उस तरीके से तो निकल के नहीं आ पाए जैसा एकदम आंदोलन हो जाना चाहिए था। या आज मान लो कि विजयनगर कितने साल बाद जो प्रकरण में हुआ है उसमें जिस तरीके से एकदम पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ा, तो वो उस समय ऐसा तो नहीं था। उस समय तो जो लोग जागरूक थे वो लोग निकल के आए। अदरवाइज तो उस समय तो मैंने वो भी दौर देखा है जब किसी मिशनरीज नन्स के साथ या किसी के साथ कहीं पे कोई दूर गांव में कहीं ऐसा कुछ हो जाता था तो पूरे देश भर की मिशनरीज सड़कों पे आंदोलन करने निकल आते थे। इस मामले में तो कोई नहीं है, ऐसा आंदोलन हुआ ही नहीं क्योंकि सब जने सशंकित थे क्योंकि मेरे घर में ही तो ये काला दाग गिरा हुआ नहीं है। दरगाह का भी डर था क्या? दरगाह का इन द सेंस ये ऐसा कोई डर नहीं था, लेकिन खादिम्स इतने पॉलिटिकली अफिलिएट वो सभी तरीके पावरफुल थे, सभी तरीके से थे, अलग अलग इन्वॉल्वमेंट था। तो कोई अलग अलग तरीके के सप्लायर थे भाई। ना अजमेर वाले केस में जो अजमेर के है ही नहीं, कोई बॉम्बे से आ रहा है तो उसके साथ भी वो गर्ल्स के साथ उसको मौका मिल रहा है रेप करने का। ये तो बहुत ही तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो तो उन्होंने बड़ा एंजॉय का वो बना लिया था अड्डा। बिल्कुल। और सप्लायर्स थे ये सारे खादिम्स। और उसमें आप देखो ना कि देखिए कोई भी अपराध, मेरा एक अपना मानना है, कोई भी अपराध तब तक नहीं पनपता जबकि उसको पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का या पॉलिटिकली संरक्षण प्राप्त ना हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का संरक्षण प्राप्त ना हो। किसी ना किसी थ्रू समहाउ वो कहीं ना कहीं इतने पावरफुल थे कि उनको अपराध करने से डर ही नहीं लग रहा था। या जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस लोग थे जो आगे की कड़ी के हो सकते हैं, उन तक भी डर क्या पहुंच उन लोगों तक भी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे। तो वो चीज तो इन्वेस्टिगेशन की थी जिसको उन्होंने किया नहीं, और उसका नतीजा ये है कि लगातार इस तरीके के केस पूरे उसमें चल रहे। और एक सबसे बड़ा देखिएगा, सीआईडी सीबी ने या भैरव सिंह जी की सरकार ने उस समय बोल्ड स्टेप लिया और इस पर सीआईडी सीबी लगा के इसका इन्वेस्टिगेशन कराया, इस पर एक्शन लिया और इन केस को रिकॉर्ड पे लेके आए। जिला पुलिस ने तो नहीं किया, जिला पुलिस करती तो पहले ही 6 महीने में कर लेती। लेकिन जब उन्होंने बाद में कर भी दिया और ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद की स्थिति ये है कि भैरव सिंह जी ने इसको अलग से स्पेशल पीपी अपॉइंट किया, जो लोक अभियोजक होता है कि इस केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाए। फिर भी और उसके बाद भी 35 साल लग गए। इतने सालों में इतने जजेस चले गए, इसमें हर एक का अपना रोल था। शुरू में जो एडवोकेट्स थे उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इन मुलजिमों का केस ही नहीं लड़ेंगे। बाद में जब पैसे की और उसकी मार आई तो सब लड़ने लग गए। तो दूसरा ये केस इतना लंबा चल गया कि निचली अदालत में आजीवन कारावास का निर्णय हुआ, हाई कोर्ट में बदल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में और जाकर के बदल गया। तो आप देखिएगा कि केस के साथ किस तरीके का, मतलब ये तो द्रौपदी का चीर हो गया। केस क्या हुआ, ब्लैकमेल कांड तो द्रौपदी का चीर हो गया। और इसमें माधव के आने का कोई अभी तक भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जो भी निर्णय दिया तो कोर्ट ने निर्णय दिया, महिलाओं के साथ तो कोई न्याय हुआ ही नहीं।
वो गर्ल्स के साथ मैं तो कह रहा हूँ उसके बाद के कई केस हुए जिसमें सरकार ने यदि कोई वो किया और गर्ल्स को प्रोटेक्शन दिया या उनको कोई मैंडेटरी हेल्प दी या किसी तरीके से सोसाइटी की हेल्प मिली। आज तो सोसाइटी सिर्फ एक अच्छी चटकारी खबर सुन करके और चुप हो जाती है। कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो सारे मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं? बल्कि यदि उस मोहल्ले में कोई ऐसी गर्ल्स रहती हो तो या तो उसको घर खाली करना पड़ जाए और या फिर सोसाइटी मूव कर जाए। बहुत सारी अब विक्टिम्स ने अपना नाम बदला, जगह बदली, आज तक बदल रही हैं। अभी कोर्ट में जब वो आखिरी में जब पेश हुई हैं तो उन्होंने ये कहा अब तो हम दादी नानी हो गए भाई, अब भी हम पेशी पर आते रहेंगे क्या? हमें घर से निकलना कितना वो लगता है। तो या तो मतलब हमें इतना बड़ा ट्रेमेंडस चेंज चाहिए कानून में, अपराधियों में ऐसा खौफ चाहिए, अपराध करने से ही डरे वो। लेकिन यस, इन गर्ल्स को जिस तरीके से उन्होंने यूज में लिया, उसमें हो सकता है कि फॉल्स करेंसी, ड्रग माफिया और इस तरीके के लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, उनको खुश करने के लिए इनको यूज में लिया गया हो। सर मैंने एक जो लॉयर से आज जिनसे आज हमने सुबह बात की, उन्हें वो बता रहे थे कि हजारों महिलाओं जो भी वे पीड़िता हैं उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम महिला शायद मुस्लिम महिला थी। सिर्फ हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उसमें भी जो एक मुस्लिम महिला थी, जैसा हमने रिकॉर्ड पर जानने की कोशिश करी, वो बाद में तो सब हॉस्टाइल हो गई। हाँ। लेकिन वो भी किसी खादिम की पर्सनल मतलब एक गर्लफ्रेंड के रूप में थी। अच्छा, वो कोई पीड़िता नहीं, वो पीड़िता नहीं थी, सिर्फ हिंदू और लड़कियों उसको उस लड़की को भी अपने मार्ग से हटाने के लिए वो आपस में एक दूसरे का, जैसे कहते हैं ना मैं कि विक्टिम भी एक दूसरे को वो कर रहे थे, तो उन्होंने खुद ने आपस में उसको वो किया। ओके, सिर्फ हिंदू पीड़िताएं थी, पीड़िताएं मैक्सिमम यही थी। और इसमें जो हिंदू बॉयज जो मुलजिम बने, वो सरकार ने हो सकता है उनको मतलब एक सरकारी गवाह बना के भी काम में ले सकते थे, जैसे हरीश तोलानी है या बब्बन है। वो उसने अपनी वाइफ के साथ सुसाइड किया, जबकि वो बंदा था जिसके मन में ये आ गया था कि इस केस को उजागर होना चाहिए। बिल्कुल, ये गलत हो रहा है, और उसको यदि मुलजिम बना दिया तो उसको वो संताप भुगतना पड़ा, जेल में उन लोगों को उसकी ताने सुनने पड़े, अपराधियों के गालियां सुननी पड़ी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप को पीड़ित होना पड़ा, और अल्टीमेट वो अपने छोटे से बच्चे को पास में बिठा करके दोनों ने आत्महत्या कर ली। वो नहीं, इसमें सबसे बड़ा एक गवाह था ताराचंद पालरिया, जिसका इतना सस्पेक्टेड डेथ हुआ कि मतलब जिसको आप कह नहीं सकते कि ये अभी तो परसों तक ठीक दिख रहा था। मैं पीड़िताओं से मिलकर आ रही हूँ, आज भी ये जो खादिम है, इनके परिवार वाले, इनकी परिवार की महिलाएं जो अरेस्टेड है, वो पीड़िताओं को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, जो मीडिया से मिल रही है कि अपना मुंह ना खोलो या ऐसा हो जाएगा, वैसा। ये हो सकता है, इस तरह की बात आज भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए सोसाइटी में जो एक, मैं कह रहा हूँ इस कम्युनिटी में एक सोसाइटी वाइज एक जो गिल्ट आना चाहिए था पूरे सबके सामने की जो गलत हुआ है, जो गलत हुआ है। क्योंकि अपराधी कभी भी अपने आप को गलत तो बोल ही नहीं रहा ना, आज भी नहीं। आज अभी हम दरगाह से आ रहे हैं, सोसाइटी एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, कंडेम तक नहीं किया, और सोसाइटी अभी भी उसको ये नहीं मानती। क्या हिंदू जा रहे हैं वहां, बेशक, तो वो सारी चीजें तो है ही। कन्वर्जन वाला एंगल कभी सामने आया ही नहीं, इस वाले मामले में तो नहीं आया, लेकिन अभी जो आया है उसमें चूंकि ये बात बहुत बहुत गंभीर है कि साहब आप ब्राह्मण लड़की के साथ को दोस्ती करोगे, उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे, और आप कम्युनिटी विशेष के लोग हो तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, उनसे शादी कर लोगे या उनके साथ ऐसा कर दोगे तो, और अदर जात के हो तो उनके साथ ऐसा। तो यदि ये कहीं बात किसी भी एंगल पे है तो ये कहीं ना कहीं तो किसी मिशन के तहत काम हो रहा है। अदरवाइज आज के जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जिसमें हालांकि ये लोग भी, इनमें कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट और ये भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो ये भी इसी तरीके के थे, पेंटर, वेल्डर, मतलब ऐसा क्यों नहीं, व्यापारी थे या मतलब दरगाह में खादिम थे या कोई और थे, मतलब ऐसा सच, मतलब एज ए कोएड एजुकेशन वाले सिस्टम में कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ाई करते हो और साथ में तब दोस्ती हो गई हो, फिर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नेचुरली टारगेटेड वे में था। और आज भी ये जो चीजें सामने आ रही है कि अब उस जो वेल्डिंग का काम करता है या जो पुताई का काम करता है या जो हमाली का काम करता है, उसको जिसकी खुद की अपनी आजीविका का कोई अगले दिन का भरोसा नहीं है, वो कहाँ इश्क लड़ाने चलेगा। और चलिए इश्क लड़ा भी रहा है, मोहब्बत जता भी रहा है, मोहब्बत जताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई जता भी रहा है तो एक सिस्टम तो होता है मोहब्बत जताने का। वो ये कैसे कह सकता है कि भैया तू यहाँ चल, वैसे कर, ऐसे पहन, ये कर, वो कर, फलाने से मिल, डीपे से मिल और ऐसा कर, मतलब और एक के साथ एक चैन।
तो ये तो समझ में आता है ना कि मोहब्बत तो कहीं किसी तरीके से बहुत पीछे छूट गई। इंटेंशन तो कुछ और ही है। भाई जिस तरीके के बयान आए हैं उसमें कि साहब मुझे टॉर्चर किया गया, मेरे हाथ काटे गए या तो वो तो शॉक्ड करने वाली बात है। तो यानी कि फोर्सफुली उनको कोई गाइड कर रहा है और वो उसको एक्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे ब्रेन कोई और है, ब्रेन को फंडिंग भी। और फंडिंग कोई और है। सर ये जो अभी इस क्वेश्चन से खत्म ही करेंगे अपनी बात, ब्यावर से हम आ रहे हैं पीड़िताओं से मिलकर, वो केस आपने भी पढ़ा है, क्या है आपने 92 को इतनी नजदीक से कवर किया और देखा है, दोनों केस में क्या रिजेम्बलेंस समानताएं आपको? दोनों में समानताएं इसी तरीके की है, कंप्लीट समानताएं, सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दे कि भाई कैसे नहीं, वो धर्मांतरण वाला कि भाई वो धर्म परिवर्तन के लिए है ना। उस समय हो सकता है कि मौत शौक, और हो सकता है इसमें ये भी हो जन्नत मिलेगी वाली लाइन क्यों मिस करते हैं आप? हैं जन्नत मिलेगी अगर काफिर में लड़की को। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है ये चीज वहां हो सकती है कि यदि इस तरीके से हिंदू गर्ल्स को ऐसा करेंगे तो आपका बड़ा भला होगा, ये हो सकता है किसी जहन में उस समय भी रहता हो। क्या मतलब इनके लिए तो मौत शौक की अय्याशी की चीजें हो गई बिल्कुल हिंदू गर्ल्स, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आज की तारीख में तो सभी तरह के, पहले ठीक है मतलब वीडियो और फोटोग्राफ्स का ऐसा वो नहीं था, अब तो मोबाइलों पे सारी चीजें हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो एक्सपोजर जल्दी हुआ उसके पीछे सोशल मीडिया ही तो है, ये मोबाइल का दौर ही तो है। अदरवाइज उसको इतने साल इसीलिए लगे कि उस समय ये दौर नहीं था, वो फोटोग्राफ धुलते बनते जाते तब तक थोड़ा टाइम निकल गया था। अब तो हाथों हाथ व्हाट्सएप पे वीडियो पे एक दूसरे के चलानी और वो खुल जाएगा। तो वो स्थितियां थी, और हो सकता है कि उस दौर में, और मतलब आप देखिएगा यदि ऐसा होता तो हो सकता है कितनी सुसाइड हो चुके होते। उस समय कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया आपके जो नोटिस में आया वो कम से कम 5-6 गर्ल्स का तो नोटिस में आया ही था। 30 के करीब पीड़िताओं ने ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिया है, और कोर्ट जाकर 16 के करीब। हाँ वो रही, पर उनमें से भी सब हॉस्टाइल हो गई। 2 ही गर्ल्स का, एक या 2 गर्ल्स की जो थी वो एफआईआर इस केस में एक ही बनी आज तक। उस समय एक ही बनी, एक ही, फिर बाद में कोई नहीं कुछ नहीं, कोई वो एक ही एफआईआर पे फिर आगे वो चलता रहा सारा, पूरा ट्रायल उसी कन्विक्शन भी उसी एफआईआर उसी थी। ओके। आपने भी आप इतने सारी पीड़िताओं से मिले, सारा केस को देखा किया है, जो भी जजमेंट इस केस में आप उससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, निर्णय तो ठीक है, निर्णय तो यूं ठीक नहीं है कि साहब जो इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, जो मुलजिमों को उसके बाद सजाएं कम कर दी, उसका कोई 12 का 10 नहीं है, 20 का 10 कर दिया, और उसके बाद फिर अब इतने सालों बाद वो ये सब टोटली सोशल प्रेशर की वजह से ही हुआ। अदरवाइज इसमें सबके अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे। जुडिशरी का अपना रोल था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल था, गवर्नमेंट का अपना रोल था, एडवोकेसी का अपना रोल था, सोसाइटी का अपना रोल था, जर्नलिज्म का अपना रोल था। मतलब तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ये सभी तरीके के जो वर्ग के लोग हैं, उन्होंने यदि कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को रखा, तभी तो मुलजिमों को लाभ मिल रहा है। आज यदि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी उस दृष्टि से, या न्याय प्रक्रिया हमारी ऐसी होती, कानून के हमारे साथ इस तरीके की वो होती, सम्मत धाराएं होती कि इनको किसी भी तरीके का लाभ, धाराएं तो आज भी नहीं है, अभी भी बहुत सारी। तो ये तो अभी जो डिमांड आ रही है, या जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, या जो कमेटी गठित होकर के कोई जांच कर देगी, देखिए पूरी कायनात में एक चीज बिल्कुल फिक्स है, डिले, डिनाई एंड डिफीट। इसमें कोई दो राय नहीं। किसी काम को शुरू करने में जितना डिले करोगे, या किसी मांग को मानने में जितना डिले करोगे, वही बाद में मना कर दो और उसके बाद तो फिर बचता ही नहीं। ये जो ब्यावर वाली बच्चियां हैं, इनका कैसा फ्यूचर है? कैसा इनके केस का कैसा फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि अभी तो कन्वर्जन लॉ भी नहीं है स्टेट में। इनके केस का तो ये है कि अब इनको भुगतना ही पड़ेगा सोसाइटी में। अभी कर रही है वो। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये तो बहुत आगे विचार का विषय है कि साहब उनकी शादियां कराई जाएं, या उनके लिए घर बसाए जाएं, या उनको कोई आर्थिक मदद किया जाए, या कोई सोसाइटी उनको से सम्मान अपने उसमें जोड़े रखे। हिंदू कम्युनिटी में तो ये बहुत मुश्किल की बात हो गई। और आरोपियों में तो वो अभी भी मना कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और इनके पीछे जो जैसे
वहां भी लोग यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ी फंडिंग काम कर रही है। वहां तक कैसे, वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस को अपने और खुफिया एजेंसी को अपने पूरे घोड़े खोलने पड़ेंगे और बहुत साइलेंटली वर्क करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों, कहाँ से कैसे क्या आ रहा है। क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि भाई डिलीट्स कर दिए, मैसेज डिलीट कर दिए, मोबाइलों को वो कर दिया, अलग तरीके से वो हो रहे हैं, कहाँ से कैसे मैसेज चल रहे हैं ये तो अभी तक वो है ही नहीं है। 92 वाले केस में भी खादिम का इन्वॉल्वमेंट, ब्यावर वाले केस में भी मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट, और हम ऑडियंसेस में भी देखते हैं कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट्स होती हैं। आपको लगता है कि इधर कोई ट्रेनिंग मिलती है इन लोगों को इस तरह की? ये देखिए, जो भी जमात वगैरह, जमात और ये जो भी तरीके की चीजें हैं, हमने मतलब पिछले लंबे समय से हम देखे जा रहे, मस्जिदें हमेशा एक तंत्र और इन विशेष मतलब समुदाय विशेष के लोगों को अध्यात्म और अपने नेक चलनी पर चलने के लिए संदेश देने वाली होती है कि नहीं होती है? यार पेट्रोल ऐसे आ जाते हैं वहां, मैं यही कह रहा हूँ। हमने यहाँ पर उन दिनों में कर्फ्यू वगैरह जब भी लगे और जो स्थितियां देखी, तब देखा कि यार बिल्डिंगों पे तो पेट्रोल बम रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं। कौन सी अमन और शांति? तो वो कौन सी अमन और शांति के लिए रखे गए थे? तो कहने का मतलब कम्युनिटी में एक अननेसेसरी का कम्युनलाइज वो बना दिया गया है, और ये भैया हम से ऑपरेट होता है, इस पर आप मानते हैं? अब यदि अपन इसको यूं करके माने कि भाई कोई ना कोई तो इस तरीके का है जो इस तरीके के, क्योंकि आप देखिए इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा अपन कहें कि बहुत बड़े बड़े लर्नेड हर जना मतलब आजीविका और पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहा हो, एजुकेटेड हो, ऐसा तो इस कम्युनिटी में दिखता नहीं है। सारे लोग श्रमजीवी हैं, सारे काम करते हैं और एंजॉय करते हैं, दिन में मेहनत मशक्कत करेंगे और शाम को वो करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये इस कम्युनिटी के लोग हैं। कम्युनिटी में पूरा नारी के प्रति बहुत ज्यादा मतलब जो नजरिया होता है ना, वो ऐसा नजरिया हो वैसा भी नहीं है, क्योंकि इनके जो सिस्टम्स हैं जो वो अलग तरीके के हैं, फैमिली उसमें है ना, तो वो सारी चीजें अलग तरीके की है। तो मेरा यहाँ पर यह है कि यदि मस्जिदों से ही एक अच्छा पाक साफ संदेश या एजुकेशन सिस्टम का वैसा मिले तो नेचुरल है कि सोसाइटी में ये चीज आएगी। ये तो बहुत ही आइडियलिस्टिक थॉट है। खैर